आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी को। इसके पहले थोड़ा बहुत हमने आपको लिमिट के बारे में बता दिया था। किसके बारे में बता दिया था? लिमिट के बारे में। पूरा नॉलेज तो नहीं दिया, क्योंकि कंटिन्यूटी जानने से पहले लिमिट का जानना बहुत ज़रूरी होता है। जिनको लिमिट आती है वही कंटिन्यूटी लगा सकते हैं, अगर जिनको लिमिट नहीं आती वो कंटिन्यूटी लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए ज़रूरी था आपको लिमिट को जानना। तो इसलिए मैंने 12th के पोर्शन में 2 वीडियो में, पिछले जो वीडियो बनाया हमने 2-3 वीडियो, उसमें केवल लिमिट के बारे में थोड़ा सा आपको बताया है। ठीक। और हमारा उद्देश्य बच्चों यहाँ पर केवल बोर्ड एग्जाम को, मतलब बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए है, न कि जो है किसी कंपटीशन को बीट करवाना। केवल थोड़ा सा उससे हट के हम आपको कुछ बताते हैं। यानी कंपटीशन के लिए अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो वो अलग से कंपटीशन लेवल का ही वीडियो बनेगा। ये केवल बोर्ड लेवल के वीडियो हैं। यहाँ देखेंगे बेटा, कंटिन्यूटी की अगर हम बात करेंगे, ठीक, तो कंटिन्यूटी क्या होता है, यानी क्लियर हुआ? कंटिन्यूटी, इसको हिंदी में बोला जाता है सातत्यता। समझ में आ रही बात? हिंदी में कंटिन्यूटी को क्या बोला जाता है? सातत्यता। कुछ किताबें क्या लिखती हैं? संततता भी लिखती हैं, संततता। कई किताबों का मेल जोल देखेंगे तो कंटिन्यूटी को कुछ किताबें सातत्यता लिखती हैं और कुछ किताबें संततता लिखती हैं। समझ में आ रही बात ना? तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा कि जो कंटिन्यूटी है उसको सातत्यता पढ़ा जाता है या संततता पढ़ा जाता है। आप दोनों चीज़ें इसको पढ़ सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए बच्चों, कंटिन्यूअस, यानी एक चीज़ आप जानते होंगे, कंटिन्यूअस, इंग्लिश में पढ़े होंगे कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जारी, यही ना? या कंटिन्यू बोल सकते हो। कंटिन्यूअस क्या होता है? जारी। तो कंटिन्यू यानी कंटिन्यूटी और कंटिन्यू का कुछ संबंध लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यानी जो कंटिन्यू है वही कंटिन्यूटी है, यानी जो जारी है। जारी होने का मतलब साधारण भाषा में अगर हम कह दें उसको कंटिन्यूटी को, तो अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं और उस ग्राफ को खींचने पर मुझे अपने पेन या पेंसिल को उठाना ना पड़े, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस कहलाता है। समझ में आ रही बात? एक बार फिर से, अगर किसी फंक्शन के लिए हम कोई ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एक हम ग्राफ खींच रहे हैं बेटा, यहाँ पर ए देखिएगा, ये क्या हो गया हमारा? एक्स अक्ष हो गया, और ये कौन सा अक्ष हो गया? वाई अक्ष हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यानी एक हो गया यस अक्ष और एक क्या हो गया? वाई अक्ष। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई ग्राफ खींचते हैं, क्या खींचते हैं? ग्राफ। और इस ग्राफ को खींचने पर, जैसे देखो ये कैसे मैं खींच रहा हूँ, इस ग्राफ को मैंने खींचा तो कहीं पेन उठाया क्या? नहीं उठाया। तो ये क्या हो गया हमारा? कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया? कंटिन्यूअस। जैसे एक ग्राफ में ऐसे खींच रहा हूँ, यहाँ देखेंगे इस तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष, मैंने एक ग्राफ ऐसे खींच दिया। इस ग्राफ में कहीं मुझे पेन उठाना पड़ा क्या? नहीं। तो जनरली जो है देहाती भाषा में आप कह सकते हो, देहाती समझते हो ना, तो देहाती भाषा में इसको आप क्या कह सकते हैं? ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके ग्राफ को खींचने के लिए मुझे अपने कलम को उठाना नहीं पड़ा। समझ में आई बात? यानी आप कोई भी ग्राफ खींचोगे, अगर ग्राफ खींचते समय आपको अपना पेन नहीं उठाना पड़ा, पेंसिल नहीं उठानी पड़ी, तो वो ग्राफ क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस कहलाता है। समझ में आ गई बात? आइए कुछ 1-2 फंक्शन मैं लिखता हूं और उन फंक्शंस के ग्राफ को मैं समझाता हूं कि ये कैसे कंटिन्यूअस होता है, कैसे कंटिन्यूअस नहीं होता है। समझ में आ रही बात ना? तो कंटिन्यूटी तो आपको समझ में आ गया, ठीक? देखेंगे बेटा, जैसे मैं एक नाम लिख रहा हूं, देखिएगा y = x, क्या एक फंक्शन लिख रहा हूं, सॉरी क्या लिखा? एक फंक्शन लिखा। क्या? y = x, और उसके ग्राफ को हम समझते हैं। यहां देखेंगे, देखिए भाई y = क्या लिया? x, ठीक।
यहाँ अगर आप देखते हो तो ये क्या होगा, ये ग्राफ जो बन रहा है देख रहे हो कि ये स्ट्रेट लाइन से कुछ रिलेटेड है। कैसे? स्ट्रेट लाइन का देखेंगे इक्वेशन y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c। ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यानी सरल रेखा का समीकरण होता है। सरल रेखा का समीकरण अगर हमसे कोई पूछे तो हम क्या बताते हैं? y इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ m क्या होता है? ये प्रवणता होता है। क्या होता है बेटा? प्रवणता होता है, ठीक। और प्रवणता को किससे दिखाते हैं? m से दिखाते हैं। और m इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। समझ में आ रही बात? जो c है ये क्या है? c y अक्ष पर कटा, y अक्ष पर कटा क्या होता है? अंतःखंड होता है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? तो अगर y बराबर mx प्लस c का ग्राफ देखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? इस तरह का कुछ ग्राफ होगा ये, ठीक। यहाँ ये स्लोप क्या हो गया? m, और ये क्या होगा? y अक्ष पर कटा अंतःखंड c। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर c की वैल्यू कितनी बेटा? 0 है। और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। m की वैल्यू कितनी आएगी? 1। और 1 tan 45 की वैल्यू होती है। किसकी होती है? tan 45 की। तो इसके ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो जो इसका ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। तो जो इसका ग्राफ बना क्या बना? इस तरह से बना। अब ये बताओ कि इस ग्राफ को खींचने में कहीं मुझे अपने पेन को उठाना पड़ा क्या? सीधे सीधे मैंने खींच दिया? खींचा कि नहीं खींचा? तो यहाँ पे ये क्या कह सकते हैं कि ये जो है क्या है? कंटिन्यूअस है। समझ में आई बात? यानी ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। आगे एक दो ग्राफ और समझते हैं। दूसरा ग्राफ देखते हैं, क्या देखेंगे? ये देखिएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि परवलय जो होता है, परवलय का जो इक्वेशन आता है, यहाँ पे अगर देखोगे तो परवलय क्या होता है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, या x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ये इक्वेशंस क्या होते हैं? परवलय के होते हैं। किसके होते हैं? परवलय के। तो हमारा जो ये इक्वेशन है वो परवलय के इक्वेशन से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसका जो ग्राफ खींचते हैं बेटा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से खींच लेते हैं। देखिएगा पूरा मैं एक्यूरेट नहीं खींच रहा हूँ। समझ में आ रही बात है? यहाँ मैं आपको ग्राफ पढ़ाने नहीं, मैं कंटिन्यूटी पढ़ाने आया हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? कंटिन्यूटी पढ़ा रहा हूँ। तो आप कंटिन्यूटी को समझेंगे। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि अगर ग्राफ खींचते समय मेरा पेन उठ गया, ठीक है ना, तो वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर ग्राफ खींचते समय मेरा पेन एकदम सीधा चला गया तो वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रही बात? यहाँ देखेंगे बेटा, जैसे इसका ग्राफ अगर मैं खींचूँ तो आप जानते हो कि कुछ इस तरह से ग्राफ खींच लिया जाएगा, ठीक है ना। तो जब इस ग्राफ को मैं खींच रहा था तो ये बताइए कहीं मैंने कलम को उठाया क्या? नहीं उठाया। तो एक चीज क्या हुआ बेटा कि इसका भी ग्राफ क्या हुआ? कंटिन्यूअस हुआ। समझ में आ रही बात ना? और एक चीज ऐसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का खींच सकते हैं, x की पावर 4 का खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इससे बड़ी वैल्यू लेके आएंगे ये ग्राफ क्या होगा? y एक्सिस की ओर दबता चला जाएगा। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। समझ में आ रही बात कि नहीं? अगर x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो इस तरह से ये ग्राफ क्या होगा? मुड़ता चला जाएगा। समझ में आई बात? ध्यान देना बेटा, अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है? पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं है? ये सब क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशन, यानी कि बहुपद है। क्या है ये? बहुपद है। अगर बहुपद है तो बहुपद क्या दिख रहे हैं? कंटिन्यूअस दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? तो एक कंटेंट एकदम दिमाग में बैठा लो, क्या कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आ रही बात? क्या? एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। हम लिख सकते हैं क्या? ये हो गया आपका, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में एक कॉन्सेप्ट हमने जाना, क्या जाना? हमने जाना कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज देखिएगा उस अनुसार हम कह सकते हैं क्या कि प्रत्येक जो
पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअस होता है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी प्रत्येक पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक, आइए थोड़ा सा हम लोग डिसकंटिन्यूटी को भी जाने। ठीक, डिसकंटिन्यूटी में जैसे एक फंक्शन हम ले रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या ले रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेंगे, मान लीजिए कोई फंक्शन लिखा गया है y इज इक्वल टू ऐसे मॉड ऑफ सॉरी बड़े ब्रैकेट में, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, x। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर जो होता है ये जो बताता है, ये क्या बताता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बताता है। किसको बताता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्वालिटी होती है बेटा, ठीक है ना। अगर इसको आप क्या करोगे, 0 इनपुट दोगे, कितना इनपुट दोगे, 0, यानी x की वैल्यू कितना रखा, 0 रखा, तो आउटपुट मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है ना। यानी अगर हमने इनपुट कितना दिया, 0, आउटपुट कितना मिला, 0। अगर मैंने इनपुट 0.1 दिया, ठीक है, तो आउटपुट कितना मिलेगा, 0। समझ में आएगा। अगर यही इनपुट हमने 0.9 दिया, ठीक है ना, आउटपुट कितना मिलेगा, 0। लेकिन अगर ये हमारा कितना हो गया, इनपुट कितना हो गया, 1, आउटपुट कितना मिलेगा, 1। ठीक, अगर यही इनपुट कितना हो गया, 1.1 हो गया, आउटपुट कितना, 1। अगर यही कितना हो गया, 1.9 हो गया, तो ये कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। समझ में आ रही बात? थोड़ा और समझ लें इसको। अगर हम क्या करेंगे बेटा, इसमें इनपुट क्या दे देंगे, y इज इक्वल टू, मान लीजिए हमें इनपुट कितना दिया, 2 दे दिया, कितना दिया, 2, तो आउटपुट कितना आएगा, 2। यानी अगर इनपुट 2.1, आउटपुट कितना हो गया, 2। यानी अगर इनपुट 2.9 हो गया तो आउटपुट कितना देगा, ये 2 देगा। एक चीज़ आपको क्लियर लग रहा है कि ये अपने आप को कब बदल रहा है, ठीक है ना। देखिएगा हर क्षण तो नहीं बदलेगा, 0 पर ये 0 दे रहा है, 0.1 पर 0, ठीक है ना। यानी जब एक तरह से कह दिया जाए कि आपका जो महीना होता है, ठीक, 1 तारीख जुलाई का, 2 तारीख जुलाई का, 3 तारीख जुलाई का, 30 तारीख तक आप क्या कहोगे, जुलाई कहोगे, फिर 31 को भी आप जुलाई कहोगे, और जो 31 तारीख खत्म होती है तो आप क्या कह देते हो, अगस्त कह देते हो। कहते हो कि नहीं कहते हो? यानी 30 तारीख तक वो जुलाई ही रहता है, ठीक। और जो 30 के बाद 31 और 31 के बाद जो 1 तारीख आता है, 1 तारीख को आप लोग क्या कह देते हो, अगस्त का महीना पुनः आ जाता है। और वो अगस्त कब तक चलेगा, लास्ट तक चलता है कि नहीं चलता है। तो इसी तरह से ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है कि ये जुलाई से लेके, ठीक है, 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक ये जुलाई रहेगा, ठीक। और जो जुलाई का लास्ट खत्म हुआ, ठीक, यानी अगस्त आया, तो अगस्त के लास्ट तक वो क्या चला जाएगा, अगस्त चला जाएगा। ये बात मेरी आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पक्का? यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना फंक्शन कब बदलेगा, अंतिम में जा करके, ठीक है ना। अगर इसके ग्राफ की बात करते हैं बेटा, तो ध्यान देना ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ देखिएगा मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ देखिएगा इसने 0 पे कितना दिया, 0, ठीक है, और 0.9 तक इसने कितना दिया, 0। पक्का? तो यानी हम इसके ग्राफ को अगर खींचते हैं बेटा, तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये 0 से ले करके कहाँ तक, 0.9 तक इसने जो आउटपुट दिया वो कितना दिया है, 0 दिया है कि नहीं दिया? पक्का? यानी ये 0 से लेकर के 0.9 तक आउटपुट कितना दिया, 0 दिया। यानी y पे मुझे कोई वैल्यू प्राप्त नहीं हुई, नहीं ना। अब आगे क्या होगा बेटा, अगर इससे ऊपर यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा आगे आकर के 0.1 पर, सॉरी 1 पर, ये 1 पर आउटपुट कितना देता है, 1 देता है। और कब तक देता है, 1.9 तक। तो ये कितना, y पे 1 देगा, और कब तक देगा, 1.9 तक। समझ में आई बात कि नहीं? कोई दिक्कत है?
पक्का? अब देखना बेटा, इसी तरह अगर आगे की बात करेंगे तो आप देख रहे हो 2 पर कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, और कब तक दे रहा है, 2.9 तक। तो ये यहाँ हो गया 1.9, इसके आगे आएगा 2, तो 2 पर, ठीक है, ये 2 पर वैल्यू कितना देगा, 2 देगा, और कब तक देगा, 2.9 देगा कि नहीं देगा। इसी तरह अगर हम 3 में बात करते हैं, ये 3 पर इसी तरह से देगा, इसी तरह से ये किस पर देगा, 4 पर देगा, इसी तरह से ये किस पर देगा, 5 पर देगा कि नहीं देगा। हाँ, तो ये जो ग्राफ बना ये हमारा क्या बना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बना। समझ में आ रही बात। अब आपको दिख रहा है ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। हाँ, मैं यहाँ खींचा, एक बार फिर मुझे पेन उठाना पड़ा, यहाँ खींचा, फिर यहाँ पेन उठाना पड़ा, यहाँ फिर पेन उठाना पड़ा, यहाँ फिर पेन उठाना पड़ा, यहाँ फिर पेन उठाना पड़ा, यहाँ, है कि नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है डिसकंटिन्यूटी को प्रदर्शित कर रहा है, यानी ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमको किसको दे रहा है, डिसकंटिन्यूटी को बता रहा है। समझ में आ रही बात। लेकिन ये कंटिन्यूअस भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। कब होगा बेटा, ध्यान देना, जैसे मैं आपको कह दूं यहां पर, ध्यान देंगे, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.5। समझ आ रही बात। ये क्या हो गया, 1 और 1.9 तक यहां तक आया, तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.5 होगी, होगी कि नहीं होगी। तो 1.5 के थोड़ा सा पहले, ठीक है ना, यानी 1.5 के थोड़ा सा पहले और 1.5 के थोड़ा सा बाद, यानी उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या है, फंक्शन की लिमिट, यानी फंक्शन की वैल्यू की क्या है, बराबर है। यानी अगर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1.5 के थोड़ा सा पहले, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, और 1.5 के थोड़ा सा बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, यानी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर होल देखा जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रही बात। कोई दिक्कत है कंटिन्यूटी समझने में, नहीं ना। आइए और भी तमाम है, मॉडुलस फंक्शन अगर है, मान लीजिए कोई मॉडुलस फंक्शन आपको मिल गया, तो ये दिमाग में बैठाइएगा कि ग्राफिकल मेथड से अगर हम जानेंगे तो जो मतलब मॉडुलस फंक्शन होता है वो भी क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअस होता है। समझ आएगा। हम कह सकते हैं कि एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। प्रत्येक मतलब जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक, आइए मैथमेटिकल मेथड से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां देखेंगे बेटा, एक चीज हमने सीखा, जैसे कंटिन्यूटी की एक और बात हम कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी ट्रेन में यात्रा किए हो, ठीक है, हमारे वहां देखिएगा 3 स्टेशन पड़ता है। समझ आ रही बात ना। एक चीज ध्यान देंगे बेटा, गोरखपुर क्या है, गोरखपुर, खलीलाबाद, ठीक है, और क्या, बस्ती। समझ आ रही बात। अब मान लीजिए आप किसी ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, ठीक, तो आप यहाँ खलीलाबाद उतर गए। कहाँ उतर गए, खलीलाबाद उतर गए, और उतर करके दूसरी ट्रेन पकड़ लेते हो। उतर करके क्या करते हो, दूसरी ट्रेन पकड़ लेते हो, और जब बस्ती पहुंच जाते हो आपका मित्र पूछता है कि तुम कंटिन्यूअस आए कि नहीं आए, ठीक है ना। तो तुम क्या कहोगे, कंटिन्यूअस नहीं हूँ, क्योंकि मेरा रास्ता क्या हो गया, बदल गया। मैं जिस ट्रेन में था उस ट्रेन को छोड़ करके क्या हो गया, दूसरी ट्रेन को पकड़ लिया, तो वहाँ पे मैं क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। समझ आ रही बात। और अगर जिस ट्रेन से गोरखपुर चले वहीं से खलीलाबाद और उसी से कहाँ पहुँच गया, बस्ती पहुँच गया, ठीक, तो आपका मित्र पूछता है खलीलाबाद में तुम कंटिन्यूअस थे कि नहीं, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे, खलीलाबाद में हम कंटिन्यूअस थे। क्यों थे, क्योंकि खलीलाबाद के पहले जिस ट्रेन में थे, खलीलाबाद के बाद भी उसी ट्रेन में हम
है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हम क्या हो गए, कंटिन्यूअस हो गया। अभी समझ में आया कि नहीं आया बेटा? पक्का? आपको दूसरी भाषा में समझाया, ठीक? देखिएगा बच्चों, अब पॉइंट पे आते हैं। यहाँ क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई फंक्शन है, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या, a पर, ठीक है ना। अगर इसके पहले की जो वैल्यू है और इसके बाद की जो वैल्यू है वो क्या है, फंक्शन की वैल्यू के क्या है, बराबर है, उस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो यहाँ देखेंगे बेटे, जैसे हम लिख सकते हैं क्या, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, ठीक है, वो क्या है, राइट हैंड लिमिट के बराबर है, ठीक है, और वो क्या है, एफ ऑफ ए, यानी फंक्शन की वैल्यू के क्या है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कोई दिक्कत नहीं? तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट को हमें डिनोट करना है तो कैसे डिनोट किया जाता है, ये आपको पता है, क्या लिखा जाता है, ऐसे, लिमिट एच टेंड्स टू ए माइनस, ठीक है, क्या लिखा जाता है, एफ ऑफ एक्स। समझ आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर मुझे राइट हैंड लिमिट को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ठीक है, सॉरी ए प्लस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ, यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है और वो किसके बराबर है, फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, हमारा जो फंक्शन होगा बेटा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। शब्दों में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है, क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है, तो क्या होता है, हम क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या, a माइनस एच लिया जाता है। अगर यहाँ पर क्या होता है, h टेंड्स टू क्या होता है, a, तो x यहाँ क्या रखा जाता है, a रखा जाता, तो a से a कैंसिल आउट, तो h टेंड्स टू क्या लिखा जाता बेटा, 0 लिखा जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट को जब लिखना होगा मुझे, तो मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस क्या, h। समझ में आ गई बात? ये क्या हो गया, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट डिनोट किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर राइट हैंड लिमिट को हमें डिनोट करना है, राइट हैंड लिमिट कैसे डिनोट की जाएगी, ध्यान देंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या x इज इक्वल टू क्या लेंगे, a प्लस एच लेंगे, जहाँ h टेंड्स टू क्या होगा, a होगा, तो h टेंड्स टू a, तो h टेंड्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 0, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा, a प्लस एच। समझ में आ रही बात? तो हम इसको लिख सकते हैं जनरल शब्दों में, क्या लिखेंगे कि जो है, अगर हमारी जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच इक्वल है क्या, लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच के, और ये इक्वल है किसके, f ऑफ a के। समझ में आ रही बात ना? यानी जो हमारी लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, और वही क्या है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, तो हम कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। समझ में आ रही बात ना? अगर इसमें से कोई भी, जैसे हम कह दें कि अगर लिमिट f ऑफ a माइनस एच, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, क्या, लिमिट f ऑफ a प्लस एच, ठीक है, h टेंड्स टू क्या नीचे लिख लेंगे 0, ठीक है, भूलिएगा मत। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे बेटा, इसी में अगर ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो ही ये इसके बराबर नहीं है, या ये इसके बराबर नहीं है, या ये इसके,
तीनों में से अगर कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। समझ में आ गई बात? यानी अगर मुझे कंटिन्यूटी पता करना है तो आपको समझ में आ गया कि कंटिन्यूटी कैसे पता करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे बच्चों, हम देखेंगे सतत फलनों के गुण धर्म। क्या जानेंगे? जो फंक्शन होते हैं अगर कंटिन्यूअस हैं, ठीक है ना, तो उनके कुछ गुणधर्म के बारे में जानेंगे, उनकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, तो हमें जानना क्या है, सतत फलनों के गुणधर्म। सतत फलनों के गुणधर्म। सतत फलों की क्या जानना है, गुणधर्म। ठीक है, देखिएगा बेटा, पहला गुणधर्म क्या होगा, अगर कोई फलन f ऑफ x है, ठीक है, और दूसरा फलन क्या है, g ऑफ x है, ठीक है, जो x बराबर a पर कंटिन्यूअस है। क्या है, एक फलन f ऑफ x और दूसरा फलन g ऑफ x, अगर दोनों x बराबर a पर क्या है, कंटिन्यूअस है, तो इनका जो योग होगा और अंतर होगा वो भी क्या होगा, x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा। समझ आ रही बात? पहली बात समझ में आ गई। यानी पहला गुणधर्म क्या बताया, यदि कोई फलन f ऑफ x है और दूसरा फलन क्या है, g ऑफ x है, जो दोनों क्या है, x बराबर a पर कंटिन्यूअस है। समझ में आ रही बात? यदि कोई फलन f ऑफ x और g ऑफ x क्या है, x बराबर a पर कंटिन्यूअस है, तो एक चीज दिमाग में रखिएगा कि इनका जो योग होगा, यानी क्या, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, या इनका जो अंतर होगा f ऑफ x माइनस g ऑफ x, ये भी क्या होगा, x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? पक्का समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर दो फलन है f ऑफ x और g ऑफ x, जो x बराबर a पर कंटिन्यूअस हैं, तो उनके योग और अंतर का, ठीक है ना, जो फलन आएगा वो भी क्या होगा, x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान देंगे बेटा। दूसरी चीज, यही इसी में इनका योग अंतर हमने जाना, गुणा और भाग जान लेते हैं। क्या, यदि फलन f ऑफ x और g ऑफ x क्या है, x बराबर a पर कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जो f ऑफ x इंटू जी ऑफ x होगा, यानी इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो भी क्या होगा, x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रही बात ना? अगर दो फलन है, ठीक, जो क्या है, f ऑफ x और g ऑफ x, किसी वैल्यू x बराबर a पर कंटिन्यूअस है, तो उनके गुणनफल का जो फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा, x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रही बात? कुछ दिमाग में आया? कंटिन्यूटी एकदम ऐसा तो नहीं लग रहा है बोर हो रहे हो आप? हाँ, देखेंगे बेटा। अब क्या होगा, आगे बात करते हैं इनके भागफल की, यानी f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ये भी क्या होगा, x बराबर a पर कंटिन्यूअस ही होगा। समझ आ रही बात? एक कंडीशन क्या है, g ऑफ x नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी जो g ऑफ x होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो इनका जो भागफल आएगा वो भी क्या होगा, x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रही बात? तो पहले कंडीशन में हमने क्या जाना, अगर दो फलन हैं, ठीक, f ऑफ x और g ऑफ x, किसी वैल्यू पर वो क्या है, कंटिन्यूअस है, तो उनका योग और उनका अंतर, उनका गुणा और उनका भाग सब क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा x बराबर a पर। लेकिन भाग में इस बात का ध्यान देना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर यानी हर है g ऑफ x, वो क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात ना? कंडीशन नंबर 2 को हम जानते हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 क्या होगा, देखेंगे बेटा। दूसरा कंडीशन हमारा, अगर कोई फंक्शन है, क्या है, f ऑफ x,
ठीक है, देखेंगे बेटा, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, जो क्या है एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस, समझ आएगा। अगर कोई फंक्शन है क्या एफ ऑफ एक्स जो एक्स बराबर ए पर क्या है कंटिन्यूअस अगर है बेटा, तो यहाँ दिमाग में रखिएगा कि अगर इसमें किसी चर राशि से गुणा करा दिया जाए, ठीक है ना, अचर राशि से, किससे, अचर राशि जैसे के से, देखिएगा ये क्या हो जाएगा के इंटू एफ ऑफ एक्स भी एक्स बराबर ए पर क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्या समझे आप कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस है तो वह है, ठीक है ना, अगर उसमें किसी अचर राशि से गुणा करा दिया जाए तो वह फंक्शन क्या होगा एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ गई बात? यानी उस फंक्शन में अगर किसी भी अचर राशि से गुणा कराओगे तो भी वो क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। क्लियर हो गया? ठीक, आइए कंडीशन नंबर तीसरा देखते हैं। कंडीशन नंबर तीसरा क्या कहता है? कहता है कि यदि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस है, ठीक, तो 1/f ऑफ एक्स भी एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कब होगा? जब क्या होगा एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। समझ में आई बात? यानी हमने अगली प्रॉपर्टी चौथी प्रॉपर्टी क्या सीखी? चौथी प्रॉपर्टी में हम लोगों ने जाना कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस है तो क्या होगा 1/f ऑफ एक्स भी क्या होगा एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस होगा, जहां क्या होगा एफ ऑफ एक्स जो होगा क्या होगा नॉट इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिएगा अगली प्रॉपर्टी की ओर हम आते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या होगी देखते हैं। देखेंगे बेटा अगला कंडीशन की अगर हम बात करेंगे, अगला कंडीशन क्या होगा? यदि हमारा कोई फलन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो एक्स बराबर ए पर क्या है कंटिन्यूअस है। समझ में आ रही बात? अगर कोई फलन क्या है एफ ऑफ एक्स जो एक्स बराबर ए पर क्या है कंटिन्यूअस है, ध्यान देंगे, अगर कोई फलन एफ ऑफ एक्स है जो क्या है एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस है, तो इस फलन का जो माड होगा यानी माड ऑफ एफ ऑफ एक्स ये भी क्या होगा एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? हमने प्रॉपर्टी में क्या क्या सीख लिया बेटा? हमने पहली चीज सीखा था कि अगर दो फलन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, जो एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस है, उनका जो योग होगा, उनका जो अंतर होगा, उनका जो गुणा होगा, उनका जो भाग होगा वो क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। कब होगा? जिस भाग में केवल एक चीज दिमाग में रखिएगा कि जो उनका डिनोमिनेटर होता है वो 0 होना नहीं चाहिए, तो ये फंक्शंस क्या होंगे कंटिन्यूअस होंगे। समझ में आई बात? अगला हम लोगों ने क्या जाना? अगला कंटेंट जो हम लोगों ने जाना कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, जो क्या है एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस है, तो उसका जो है मॉडुलस यहाँ पे हम देख सकते हैं, उसका मॉडुलस भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? एक्स बराबर ए पर। अगला फंक्शन हम लोगों ने जो जाना, ठीक, क्या कंडीशन जाना कि अगर कोई फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स है जो एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस है, तो 1/f ऑफ एक्स भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा एक्स बराबर ए पर। समझ में आ रही बात ना? तो इन सारी बातों को हम लोगों ने जाना। और एक चीज़ मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है यानी बहुपद जो होता है वो क्या होता है, प्रत्येक बहुपद जो होता है वो क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। समझ में आ रही बात ना? यानी प्रत्येक बहुपदी फलन जो होंगे वो क्या होंगे सतत होंगे। ठीक, किसी भी फंक्शन के लिए प्रत्येक बहुपदी फलन क्या होंगे सतत होंगे। और अगला जो कंडीशन है बेटा कि जो प्रत्येक अचर राशि होती है, ठीक है ना, जो अचर राशि होगी वो क्या होगी कंटिन्यूअस होगी। किसी भी फंक्शन के लिए अगर अचर राशि है तो वो क्या होगी
कंटिन्यूअस होगी। समझ में आई बात। और एक कंडीशन हम लोगों ने जाना उसके पहले कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस है और उसमें किसी अचर राशि से गुणा करा दिया जाता है तो वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोगों ने ये पूरा कंटेंट आज जो है किसके बारे में जाना, कंटिन्यूटी के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में ठीक है हम केवल आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे। क्या लेकर के आएंगे, क्वेश्चंस।